दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। आशा करती हूँ हर कहानी को जिस तरह आपने प्यार दिया है, इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे। आदर्श छत पर खड़ा चांद को देखते हुए बस बोले जा रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन नजर आ रहा था। पता नहीं कहाँ हो तुम, कब फिर से मुझे मिलोगी, कब मेरी इस वीरान जिंदगी में एक रोशन सवेरा बनकर आओगी। बहुत मिस करता हूँ जान तुम्हें, प्लीज़ चली आओ। तभी नमन आदर्श को ढूंढता हुआ छत पर आ जाता है और आदर्श को हक करते हुए कहता है, भाई मैं जानता हूँ वो भी आपको बहुत मिस करती होगी और एक दिन वो ज़रूर वापस आएगी, आप देख लेना। इसी भरोसे तो जिंदा हूँ मैं नमन, नहीं तो मैं कब की ये सांसें रोक गई होती। मैं जानता हूँ वो वापस आएगी अपने आदि के पास और फिर मैं उन्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हाँ भाई, हम सब उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, नमन ने आदर्श को फिर से हक करते हुए कहा। फिर थोड़ा दूर हटते हुए बोला, भाई चलिए, सब लोग खाने पे बुला रहे हैं और माँ भी आपको ढूंढ रही हैं। माँ की बातों से बचने के लिए ही तो यहाँ छत पर आया हूँ नमन। मैं जानता हूँ वो मुझे क्यों ढूंढ रही हैं और उन्हें मुझसे क्या बात करनी है, पर वो समझती क्यों नहीं। वो जो चाहती हैं वो कभी नहीं हो सकता। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, पहले डिनर करने चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे, आदर्श बोला। और वो दोनों नीचे डाइनिंग टेबल की ओर चल दिए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। वो दोनों भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गए। सुभाष जी बोले, सुभाष खन्ना आदर्श के पिता और खन्ना इंडस्ट्रीज के मालिक। इनकी कई कंपनीज, होटल और स्कूल्स भी हैं। इंदौर के बड़े बिजनेसमैन में एक हैं सुभाष खन्ना। आदि ऑफिस में सब सही चल रहा है ना? सुभाष जी कुछ दिनों से घर पर ही थे। जी पापा, सब अच्छा चल रहा है, आदर्श बोला। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, डिनर के बाद बात करते हैं, सुभाष जी ने कहा। ओके पापा, आदर्श बोला। बातें फिर होती रहेगी, पहले सब खाना खा लीजिए, आदि की माँ वंदना जी बोली। वैसे आदि, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, वंदना जी ने कहा। आदि कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था माँ क्या बात करना चाहती हैं। हाँ भाभी, सही बोला आपने, बातें फिर होती रहेंगी, पहले खाना खा लें, आदर्श के चाचा राकेश जी बोले। इन सब के अलावा और लोग भी थे डाइनिंग टेबल पर। आदर्श के चाची करुणा जी, उनका बेहद बेटा सिद्धांत और उनकी बेटी निशा और इन सबके दादाजी मिस्टर नरेंद्र खन्ना। निशा बोली, भाई हम संडे को पिकनिक पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस दिन कहीं और का प्रोग्राम मत बनाइएगा। लेकिन निशो, मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता, आदर्श बोला। सब जानते थे कि आदि क्यों नहीं जाना चाहता। वो खुद को बस काम में बिजी रखता था, घूमने फिरने के लिए, जैसे उसके पास टाइम ही ना हो। भाई मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना होगा, निशा बोली। चल देखता हूँ, आदि बोला। फिर सब साथ बैठकर डिनर करने लगे। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए और आदि अपने पापा के साथ हॉल में बैठ गया। सुभाष जी बोले, बेटा मुझे कल किसी काम से दिल्ली जाना है और फिर मेरे दोस्त अरविंद जी की बेटी पूजा की शादी है, उसमें शामिल होकर ही वापस आऊँगा। वैसे मैं परसों जाने वाला था, लेकिन अब कल ही जाना पड़ेगा। तो कल मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी होटल में, तो वो तुम संभाल लेना। मैंने उन्हें होटल में ही इनवाइट किया था ताकि साथ में डिनर भी हो जाएगा और मीटिंग भी। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, आप आराम से जाइए। ओके माई सन, सुभाष जी बोली। तभी आदि की माँ वंदना जी वहाँ आई और बोली, दोनों बाप बेटे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस की बातें, आदर्श बोला। अच्छा, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, आदि वंदना जी बोली। माँ हम कल बात करते हैं ना, अभी बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर आदि दोनों को गुड नाइट बोलते हुए बिना उनकी बात सुने ऊपर अपने कमरे में चला गया। सुभाष जी आप ही समझाइए ना आदि को, वो मेरी कोई बात नहीं सुनता। कब तक ऐसे ही मुझसे रूठा रहेगा? मैंने जो भी किया, जो भी कर रही हूँ, सब उसकी भलाई के लिए ही है। आखिर कौन सी माँ अपने बच्चों का भला नहीं सोचती? मैं जानता हूँ आप अपने बेटे का भला चाहती हैं, उनकी खुशी चाहती हैं, लेकिन आप भी जानती हैं आपके बेटे की खुशी किसमें है। आपने ही तो उसकी खुशी उससे दूर कर दी। सुभाष जी बोले, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, मैं हार नहीं मानूंगी, उसे मेरी बात सुननी ही होगी।
वंदना जी बोली और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। तुम क्यों नहीं समझती वंदना कि तुम्हारा बेटा कितने दर्द में है, सुभाष जी खुद से बोले और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। सब सो चुके थे पर आदि की आंखों में जैसे नींद ही नहीं थी। वो अपनी बालकनी में खड़ा चांद को निहार रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थी, जैसे इनमें कोई खुशी ही ना हो। चांद को देखते हुए बोला। सोचते सोचते आदि की आंखें नम हो गई। फिर वो अंदर अपने कमरे में चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। बहुत देर बाद आखिर वो नींद की आगोश में चला गया। रात में चाहे कितनी ही देर में सोए पर सुबह उसकी जल्दी आंखें खुल जाया करती है। सुबह उठकर पहले 1 घंटा तो वो एक्सरसाइज करता है। अपने घर पे ही एक कमरे में उसने पूरा जिम खोल रखा था। 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद आदर्श नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। फिर वो नीचे आकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। माधवी जी प्लीज़ मेरी कॉफ़ी दे दीजिए, आदर्श चेयर पर बैठते हुए बोला। माधवी खन्ना हाउस में काम करती हैं, सुबह से शाम तक। ये लीजिए भाई आपकी कॉफ़ी। निशा कॉफ़ी का कप आदि की ओर बढ़ाते हुए बोली। अरे निशु तो आजा बैठ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, आदि कॉफ़ी का कप लेते हुए बोला। नहीं भाई मैं कुछ देर में करूँगी, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, निशा किचन की ओर जाते हुए बोली। तब तक सुभाष जी भी तैयार होकर आ चुके थे। उन्हें दिल्ली के लिए निकलना था। फिर दोनों ने साथ में नाश्ता किया और आदर्श सबको चाय बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। और दिन तो नमन भी साथ ही जाता था, लेकिन आज वो सुबह जल्दी ही निकल गया। उसकी सुबह सुबह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। आदर्श भी ऑफिस के लिए निकल गया क्योंकि उसे पता था अगर वो थोड़ी देर और रुकता तो माँ उसके पास बात करने आ जाती, पर अभी वो बात नहीं करना चाहता था। आदर्श जैसे ऑफिस पहुंचा, सारे स्टाफ ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसने भी मॉर्निंग बोला और अपने केबिन की ओर बढ़ गया। सारा स्टाफ फिर से अपने काम में लग गया। सभी लोग आदर्श से बहुत डरते थे क्योंकि उसे काम में बिल्कुल लापरवाही पसंद नहीं थी। जब देखो आदर्श किसी न किसी को डांट लगा ही देता था। सारा बोली, नेहा सब सर से इतना डरते क्यों हैं? सारा ने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। अरे यार सारा, कितने खड़ूस हैं सर, बड़े साहब और नमन सर जितने अच्छे और सुलझे हुए हैं, ये उतने ही अकड़ू और स्ट्रिक है। वैसे बहुत ही हैंडसम है ना सर, बिल्कुल किसी सुपरस्टार की तरह, एकदम हीरो जैसे दिखते हैं। सारा बोली। सच कह रही है यार तू, नेहा ने कहा। कितने हैंडसम है ना सर, नज़रें हटाने का दिल ही नहीं करता। जानती है सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं सर को देखकर, बट सर को देखते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। और तू जानती है वो रिया मैम को, वही ना जो परसों आई थी, ऑफिस सर के केबिन में बैठी थी काफ़ी देर। सारा बीच में ही बोल पड़ी। हाँ वही, वो ना आदर्श सर की मॉम की फ्रेंड की बेटी हैं और वंदना मैम तो रिया मैम और सर की शादी भी कराना चाहती हैं, लेकिन शायद सर ने ही अभी तक हाँ नहीं बोला, वरना वो रिया मैम तो पागल हैं सर के पीछे, वो तो अभी शादी कर ले। नेहा बोली। चल अब काम पे लग जा, सर ने देख लिया तो खैर नहीं, नेहा फिर बोली और दोनों अपने काम में लग गई। सारे ऑफिस की लड़कियां आदर्श को देखकर बस खो जाती थी। आखिर हमारे आदर्श बाबू हैं ही इतने हैंडसम कि किसी को भी दीवाना बना दे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, घर पे ही जो जिम खोला है उसमें बनाई गई बॉडी, अगर कभी गलती से मुस्कुरा दे। वैसे तो हमारे आदर्श बाबू मुस्कुराते बहुत कम हैं, इसलिए गलती से ही कहना पड़ेगा तो कोई भी खो जाए उस मुस्कान में। ऐसे हैं हमारे आदि बाबू। आदर्श पूरा दिन ऑफिस के काम में बिजी रहा और शाम को मीटिंग के लिए निकल गया। वो घर पे फ़ोन करके बता चुका था कि उसका डिनर पर वेट ना करे, वो डिनर करके ही आएगा। नमन तो आज मीटिंग के बाद ही अपनी दूसरी कंपनी में चला गया था वहाँ का काम देखने। आदर्श की क्लाइंट के साथ मीटिंग अच्छी रही, सब उससे काफ़ी इम्प्रेस थे। फिर साथ में डिनर किया और आदर्श घर की तरफ निकल गया। घर पहुँचते पहुँचते 11 बज चुका था तो सब अपने अपने रूम में जा चुके थे, पर आदि की माँ वंदना जी उसका वेट कर रही थी। वो हॉल के सोफे पे बैठी हुई थी। आदि ने उनको देखा तो वो बोला, मॉम आप यहाँ क्यों बैठी हैं, सो जाइए।
काफ़ी देर हो गई है, मैंने बताया था ना फ़ोन पर कि मुझे लेट हो जाएगा। मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। मॉम ये बोलते हुए आदि ऊपर अपने रूम की ओर चल दिया, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो फिर अपनी बालकनी में खड़ा हो गया और चांद को निहारने लगा। पिछले 2 सालों से हर रात वो यही करता था। कौन सोच सकता है बाहर से इतना कठोर दिखने वाला आदि दिल में कितने दर्द लिए बैठा है। वो फिर चांद को देखते हुए बोला। आदर्श अपनी बालकनी में खड़ा कुछ देर अपने किन्हीं ख्यालों में गुम था, फिर अपने रूम में वापस चला गया और कुछ देर बाद नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन सुबह उठकर फिर 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद ऑफिस के लिए निकल तैयार हो गया और अपने दादाजी जो हॉल में सोफे पे बैठे थे उनके पास जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और फिर बोला, दादू आई लव यू। दादाजी बोले, वो तो हम जानते हैं बरखुरदार, लेकिन आप ये बताइए अपने दादू के पास कुछ देर कब बैठेंगे? आप तो हमेशा जल्दी में रहते हैं और रात को हमारे सोने के बाद घर आते हैं। सॉरी दादू, आजकल काम कुछ ज़्यादा है, बस इसलिए, लेकिन इस संडे को पक्का आप और मैं साथ में बिताएंगे, आई प्रॉमिस यू दादू। आदर्श बोला। इतने में ही निशा आकर बोले, बिल्कुल नहीं भाई, आपको याद नहीं, संडे को हम घूमने जा रहे हैं और आपको हमारे साथ चलना है। निशु तुम लोग जाओ ना, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? तुम लोग अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तो मैं क्या करूँगा? नहीं भाई, आपको भी चलना है, नमन भाई भी तो चल रहे हैं और आपके वो मैनेजर साहब विकास मल्होत्रा जो आपके दोस्त भी हैं वो भी चल रहे हैं साथ, तो अब आप मना नहीं कर सकते, आपको चलना होगा, निशा बोली। ओके गुड़िया, मैं चलूँगा, अब तो खुश हो ना? आदर्श बोला। हाँ भाई, आई एम सो हैप्पी, निशा ने कहा। तभी आदि की मॉम, चाची, चाचा जी और नमन भी आ गए। आदर्श की मॉम बोली, आदि आज दिन में रिया आ रही है तुमसे मिलने, तो उसे हमारे होटल में लेकर जाना और साथ में ही लंच कर लेना। फिर वो आज शाम की फ़्लाइट से दिल्ली वापस जा रही है, उसे एयरपोर्ट तक छोड़ देना। ओके मॉम, आदि बोला और फिर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। आज नमन भी उसके साथ ही था। वो दोनों साथ ही जाने वाले थे ऑफिस। नमन ने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली और आदर्श उसके बगल में बैठ गया और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। नमन ने गाड़ी में म्यूज़िक प्ले कर दिया, उसमें ये गाना बज रहा था। ये गाना आदि के हालातों पर एकदम सही बैठ रहा था। यही तो उसका दिल भी बोल रहा था। वो गाना सुनते हुए सोच रहा था, प्लीज़ आ जाओ मेरे पास, मैं अब नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। जान हो तुम, मेरी हर सांस तुम्हें पुकारती है। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई और फिर उसने चुपचाप अपनी आंखें साफ कर ली और वो किन्हीं ख्यालों में गुम हो गया। अचानक गाड़ी का ब्रेक लगने से वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा कि वो ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं। नमन और आदि दोनों लिफ्ट से बिल्डिंग के 28वें माले पर बने अपने अपने केबिन में चले गए और अपने काम में लग गए। आदि को कुछ देर बाद मीटिंग के लिए जाना था, तो वो उसकी तैयारी में लग गया। तभी उसके डोर पे नॉक हुआ और आवाज़ आई, मैं आई कम इन सर? आदर्श बोला। यस। विकास अंदर आया और आदर्श की ओर फाइल बढ़ाते हुए बोला, सर इस पे आपके साइन चाहिए। अरे बैठो ना विकास, आदर्श बोला। है, इन्हें क्या हो गया? काम के टाइम बैठने के लिए बोल रहे हैं, पहले तो कभी नहीं बोला। ऑफिस में तो इन महाशय से किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं होती, विकास मन में सोच रहा था। आदर्श फिर बोला, अकेले में तो मुझे आदि बुलाया करो, हर वक्त सर सर लगा रखते हो। अरे मैं तुम्हारे बॉस होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ, भूल गए क्या? नहीं आदि, मैं कुछ नहीं बोला। और तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, मुझे बताओ, विकास ने कहा। कुछ नहीं यार, बस मॉम नहीं समझती, वो चाहती है मैं रिया से मिलूं, और वो क्या चाहती हैं तू तो जानता है ना, आदर्श बोला। समझता हूँ यार, तो देखना एक दिन सब ठीक होगा, विकास बोला। तभी आदर्श की असिस्टेंट प्रियंका आकर बोलती है, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया, सब आपका वेट कर रहे हैं। चलो, आदर्श बोला और विकास को फिर मिलते हैं बोलकर मीटिंग के लिए निकल गया। मीटिंग के बाद वह अपने केबिन की ओर बढ़ गया।
उसने टाइम देखा तो 3 बज चुका था। जैसे ही वो अपने केबिन के अंदर गया तो वहाँ पहले से ही रिया बैठी आदर्श का वेट कर रही थी। आदर्श उसे देखते ही बोला, ओह रिया, तुम कब आई? बस अभी कुछ देर पहले, रिया बोली। बस थोड़ा काम बचा है, वो कर लो, फिर चलते हैं लंच पे, आदर्श बोला। ओके आदर्श, तुम अपना काम कर लो, फिर चलते हैं, रिया बोली। फिर आदर्श अपने काम में लग गया। करीब 1 घंटे बाद आदर्श फ्री हुआ और फिर वो दोनों होटल की ओर चल दिए। आदर्श और रिया ने साथ में लंच किया और दोनों गाड़ी में बैठे और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। रिया बस आदि को देखे जा रही थी और हमारे आदर्श बाबू का तो आगे देखकर गाड़ी चलाने में ध्यान था। हालांकि वो महसूस कर रहा था कि रिया का ध्यान उस पर है, लेकिन वो उसे ऐसी कोई वजह नहीं देना चाहता था जिससे रिया को ये लगे कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। इसलिए वो बस आगे देखकर गाड़ी चला रहा था। रिया उसे देखते हुए सोच रही थी कि कब तक दूर रहोगे आदि, एक ना एक दिन तुम्हें मेरा ही होना है। आखिर तुम्हारी मॉम ने प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी और मेरी शादी करवाएंगी, तो जितना दूर भागना है भागो, लेकिन एक दिन मेरे पास ही वापस आओगे। और तुम उस लड़की के लिए मुझसे दूर हो, वो सो कॉल्ड मिडिल क्लास लड़की, उसकी और मेरी क्या बराबरी, और अब वो तुम्हारे पास भी नहीं है, चली गई तुम्हें छोड़कर। अब तुम्हें मेरा होना ही होगा आदि। गाड़ी रुकने से रिया अपने ख्यालों से बाहर आई और दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए। आदि ने उसे सी ऑफ किया और वो वापस चला गया। तभी उसने कुछ सोचकर अपनी गाड़ी इंदौर रीजनल पार्क की ओर घुमा ली। कुछ देर में वहाँ पहुँच गया। आदर्श थोड़ी देर पार्क में लगी एक बेंच पर बैठ गया। उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी और फिर वो वहाँ से उठकर झील के किनारे खड़ा हो गया। यहाँ पार्क में ही एक झील भी है। झील के पानी को देखता हुआ कहीं खो गया आदि, वो खुद से ही बोल रहा था। एक समय था जब तुम मेरे पास थी, मेरे साथ थी, तब तुम्हारी झील सी आंखों में खो जाता था मैं, कितना सुकून मिलता था तब मुझे। अब देखो कितना बेचैन हूँ मैं। तुम मिलो तो मेरे दिल का को सुकून मिले। आज भी सिर्फ तुम्हारी यादें ही हैं जो मुझे सुकून देती हैं, बाकी सब कुछ तो जैसे काटने को दौड़ता है। घर जाकर सबको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, पर मैं तो और भी ज़्यादा बेचैन हो उठता हूँ। फिर झील को देखते हुए बोला। आदर्श जैसे घर जाना ही नहीं चाहता हो। वो काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा, फिर उठकर घर की ओर चल दिया। घर पर सब उसी का वेट कर रहे थे, डिनर के लिए। बस एक उसके दादाजी, वो खाकर सो चुके थे। उन्हें खाने के बाद दवाइयाँ भी लेनी होती हैं, इसलिए वो खाना टाइम से खा लेते हैं। आदि को देखकर उसकी मॉम बोली, बेटा फ्रेश होकर आ जाओ, साथ में डिनर करते हैं। मॉम आप लोग डिनर कीजिए, मुझे भूख नहीं है, बस मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना दीजिएगा, आदर्श बोला। लेकिन बेटा डिनर, मॉम आज लंच लेट किया था तो भूख नहीं है, आदि वंदना जी की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। ओके बेटा, अभी तुम्हारी कॉफ़ी भिजवाती हूँ, वंदना जी बोली। थैंक यू मॉम, आदि बोला और अपने रूम की ओर चल दिया। कुछ देर बाद निशा आदि की कॉफ़ी लेकर ऊपर उसके रूम की तरफ चली गई। रूम के बाहर से ही आवाज़ देते हुए वो अंदर गई, भाई आपकी कॉफ़ी। रूम में आदर्श नहीं था। तभी उसका ध्यान बालकनी की तरफ गया। आदि वहाँ खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। निशा बालकनी की ओर बढ़ गई और आदर्श से बोली, भाई आपकी कॉफ़ी। आदर्श ने कॉफ़ी ली और बोला, निशु गुड़िया कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? कॉलेज में या पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो मुझे टाइम ही नहीं हो पाता ना तुम लोगों के पास बैठकर बातें करने का। सब कुछ सही चल रहा है भाई, ये बोलकर वो जाने लगी। फिर कुछ सोचकर पीछे मुड़ी और आदर्श से बोला, भाई परसों संडे है तो आपको साथ चलना है, याद है ना आपको? हाँ निशु याद है, आदि बोला। ओके भाई, गुड नाइट, बोलते हुए निशा वहाँ से चली गई। फिर आदर्श अपनी बालकनी में लगे हुए झूले पर बैठकर अपनी खाली आंखों से आसमान की ओर देखते हुए कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी खत्म करने के बाद वो उठकर अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह आदर्श जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। आदि नाश्ते के लिए, आओ बेटा, आज लेट क्यों कर दिया? वंदना जी आवाज़ देते हुए बोली। मैम छोटे साहब तो ऑफिस के लिए निकल गए, राघव बोला। राघव भी खन्ना हाउस में काम करता है। आज इतनी सुबह सुबह क्यों चला गया? आदि किसी को
कुछ बताया भी नहीं, नमन को भी साथ नहीं ले गया। वंदना जी सोचने लगी, बड़ी माँ प्लीज़ मुझे जल्दी नाश्ता दे दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। निशा आवाज़ देती हुई बोली और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। माधवी जी निशु के लिए नाश्ता लाइए, वंदना जी बोली। निशा ने नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गई। जाते हुए वो बोली, बड़ी मॉम डैड को भी बोल दीजिएगा मैं चली गई, मुझे लेट हो गया है। बाय बड़ी मॉम। बाय निशु, वंदना जी बोली। उधर आदर्श ऑफिस में किसी पर चिल्ला रहा था, तुम्हें समझ नहीं आता, एक बार में अगर 5 मिनट के अंदर तुम ये फाइल सही करके नहीं लाए तो निकल जाना मेरे ऑफिस से और फिर कभी मुझे यहाँ दिखाई मत देना। तभी नमन अंदर आते हुए बोला, क्या बात है भाई, क्यों इस बेचारे को डरा रहे हैं? मदन तुम जाओ अपना काम करो, नमन बोला और मदन वहाँ से चला गया। नमन ने 2 कॉफ़ी मंगवा ली। पियून कॉफ़ी रख कर चला गया। नमन ने एक कॉफ़ी का मग आदर्श की ओर बढ़ा दिया और बोला, भाई रिलैक्स कीजिए, कॉफ़ी पीजिए पहले बैठकर। नमन फिर बोला, क्यों परेशान हैं आप भाई? कुछ नहीं नमन, मैं ठीक हूँ, आदर्श बोला। मैं जानता हूँ भाई आप ठीक नहीं हैं, नमन ने अपने मन में सोचा और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके आदर्श से बोला, भाई मैं चलता हूँ, एक मीटिंग के लिए जाना है, शाम को घर पर मिलता हूँ। ये कहकर नमन निकल गया और आदर्श भी अपने काम में बिजी हो गया। 10 बजे आदर्श घर पहुंचा। आज भी सब डिनर के लिए उसका ही वेट कर रहे थे। वो ऊपर अपने कमरे में गया, फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके सबके साथ डिनर करने आ गया। सबके साथ में डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। आदि भी अपने रूम की तरफ चला गया और जाकर अपनी बालकनी में खड़ा हो गया, एकदम शांत, अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन पलों को याद करने लगा। वो चांद की ओर देखते हुए बोला, आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए आदर्श इतना तड़प रहा है? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।